अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। इलेक्शन 2024 का मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमूमन बैट से खेलती है, लेकिन इस बार वो बल्ले से नहीं खेल पाएगी क्योंकि जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए वो कल अदम करार दे दिए कल फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और कंप्लायंस ना होने पर बल्ले का निशान अब उनके पास नहीं रहा। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, वहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर भी गौर हो रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि वो इसको सेटबैक की तरह नहीं देखते। अब जो मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है वो कानूनी ऑप्शंस भी हैं और सियासी ऑप्शंस भी हैं। कानूनी ऑप्शन तो एक बड़ी वाज़े केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस फैसले को, जिसके ऊपर ये गौहर खान ने भी बताया, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी बताया कि तैयारी भी हो चुकी है, और मंगल को, क्योंकि छुट्टियाँ हैं दरमियान में, मंगल को चैलेंज कर दिया जाएगा, रिट कर दिया जाएगा इसको कोर्ट्स के अंदर। फिर उसके अंदर देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है, बट उसमें भी एक फ़ाइट है जो कि तहरीक इंसाफ को करनी पड़ेगी। वक्त खासा महदूद है। सियासी ऑप्शंस कुछ यूँ हैं कि एक वाज़े ऑप्शन के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जिस तरह से सारी सूरत हाल चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा या तो असीर हैं या रूपोश हैं और एविडेंट हैं भी नहीं उस तरह से, फिर बहुत सी पाबंदियों का भी उनको सामना है, तो ऐसे में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के ऊपर आज़ाद हैसियत से लड़ने में अपने मसले मसाइल। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद या इल्हाक कर लिया जाए और उनके इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ा जाए, बट इसके अंदर भी अपने मसले मसाइल। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने ये सारे ऑप्शंस रखे हैं और उनसे भी उनकी राय मांगी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि वो अब इलेक्शंस 2024 में जो हिस्सा लेने जाएंगे वो हिकमत अमली बनाएं और उसके ऊपर अमल करें। एंड ऑफ कोर्स बहुत से और भी मामलात हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो एक सेक्शन है, एक राय ये है कि बहुत गलत हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लचक दिखानी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन एक राय ये भी आ रही है और सियासी जमातों की तरफ से ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, जिस तरह से इस गुब्बारे में हवा भरी गई उसी तरह से इस गुब्बारे में से हवा निकली। एंड ऑफ कोर्स ये भी कहा जा रहा है कि एक कानूनी फैसला है, कानून के ऊपर वो पूरा नहीं जो नुक्ते थे वो पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से उनसे ले लिया गया उनका इंतखाबी निशान। इसमें कोई कबाहत नहीं है। सारी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। सवाल हमारा कुछ यूं ही कि क्या ऑप्शंस तहरीक इंसाफ के पास हो सकती हैं और इन ऑप्शंस में से क्या बेहतर रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हमें इस डिबेट के लिए ज्वाइन करें उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले, क्या समझती हैं मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या बेहतर होगा? लीना, मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन तो यही होगी कि वो अदालत जाएं और अपना इंतखाबी निशान जो है वो वापस लें, क्योंकि वो एक पीटीआई की एक पहचान है। अगर आज़ाद लड़ते हैं उम्मीदवार, उनका सबका मुख्तलिफ निशान होगा, बड़ा मुश्किल होगा कम्युनिकेट करना इस वक्त कि किस हल्के में पीटीआई का कौन सा निशान है, कौन सा उम्मीदवार है। और बहुत से ऐसे वोटर्स होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, जो सिर्फ निशान को देख के ही ठप्पा लगाते हैं, तो उन तक ये मालूमात पहुंचाना कि कौन से हल्के में कौन से उम्मीदवार हैं पीटीआई की, उनका क्या निशान है, किस पे ठप्पा लगाना है, वो भी एक ऐसे माहौल में, जैसे आपने अभी बताया कि अभी बहुत सी पाबंदियां लगी हुई हैं पीटीआई पे, वो अपनी इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला सकते, तो ये तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन तो यही होगी कि अदालतों में जाएं और वहां पे जाके इसको रिलीफ लेने की कोशिश करें। उसका भी बहुत कम वक्त है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो स्केड्यूल आया है उसके मुताबिक 10 या 13 तारीख है अगले महीने की, उससे पहले ही रिलीफ मिलना पड़ेगा, वरना उसके बाद इंतखाबी निशान मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूंगी कल जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, क्योंकि अगर हम इस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को जरा एक तरफ रखें, या कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि जो इस वक्त माहौल है मुल्क में उसको जरा एक तरफ रख के इस ऑर्डर को पढ़ें, तो इसमें 2-3 ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बड़ी अहम है कि जो इलेक्शन कमीशन ने उठाई है, जिसका लगता नहीं है कि पीटीआई ने जवाब दिया है। और जो बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसे वक्त जब पीटीआई को पता है कि उन पर बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है, तो इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन लिखता है कि पीटीआई का अपना आईन कहता है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनकी एक तंजीम होगी, फेडरल इलेक्शन कमीशन जो कराएगा, उसके 6 मेंबरान होंगे। लेकिन पीटीआई ने जो इस वक्त इंटर पार्टी इलेक्शन कराया है वो उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने अकेले ही जाके करा दिया।
जिसपे इलेक्शन कमीशन लिखती है कि उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं था, ये तो पूरा कमीशन बैठेगा और बैठ के ही इंटर पार्टी इलेक्शन कराएगा। दूसरी चीज जो सवाल पूछा गया है बार बार कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त कौन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहती है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो असद उमर साहब ही हैं। तो उमर अयूब साहब को कब अपॉइंट किया गया, उनका इलेक्शन कब हुआ, वो कब इलेक्ट हुए? और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि उमर अयूब साहब ने अपॉइंट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। तो ना उमर अयूब साहब के पास वो इख्तियार है, ना आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वो इख्तियार है कि वो जाके इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। और तीसरा सवाल ये कि जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जमाल अकबर नासिर साहब, उनको कब हटाया गया, उनकी जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कब लगाया गया, या अगर उनको हटाया या अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो किधर है इस्तीफा? अब मुझे नहीं पता कि पीटीआई ने इस सवालों के जवाब दिए हैं या नहीं दिए। बज़ाहिर तो यही लगता है, इस ऑर्डर से भी ये लगता है कि शायद सवालों के जवाब नहीं दिए। अब आ जाए कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि किसी भी चीज को आप कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं देख सकते। आप माहौल जो इस वक्त बना हुआ है मुल्क में वो तो इस वक्त यही है, और लग तो यही रहा है कि पीटीआई को अगले इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे या तो आउट करना है या फिर उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देना। अब अजीब सी बात नहीं है लीना ये कि अगस्त में हमें राजा रियाज साहब ने ये बता दिया था कि इलेक्शन कब होगा। उन्होंने बता दिया था हमें अगस्त में कि फरवरी में इलेक्शन होगा क्योंकि बड़ों ने फैसला कर लिया है। उन्होंने हमें अगस्त में बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन से शायद इंतखाबी निशान पीटीआई को नहीं मिलेगा। मुझे ये बात आज मैं सोच रही थी और मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि राजा रियाज साहब का खैर अंदाजा बहुत ही अच्छा निकला कि उनको अगस्त में समझ आ गई थी कि ये इंतखाबी निशान जो है नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त लग ये रहा है कि मुकम्मल तौर पे जो प्री पोल रिगिंग है पीटीआई के खिलाफ, अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता तो वो मुकम्मल हो गई है और एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज के साथ पीटीआई जाएगी। एक छोटी सी आखिरी बात कि मेरे ख्याल से ये जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो कल नोट आया है जस्टिस अतर मिनिला साहब का, वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि उसमें वो लिखते हैं कि इलेक्शन जेन्युइन, अगर आप इलेक्शन चाहते हैं मुल्क में तो बहुत जरूरी है जो वोटर्स हैं उनको ऑप्शन दी जाए, उनको चॉइस दिया जाए। और उन्होंने कल ये अदालत में भी कहा कि ये इमरान खान के हकूक की या उनकी हक की बात नहीं हो रही, ये अवाम के हक की बात हो रही है कि उनको हक होना चाहिए कि वो जिसको वोट डालना चाहे उसको वोट डाल सके। अच्छा, सूरत हाल अभी जिस तरह से जा रही है एक बहुत बड़ा वैक्यूम, बहुत बड़ी खला होगी। मैं चाहती हूँ आगे जाके हम इसकी भी बात करें अगर हमारे पास वक्त बचे। मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहूंगी, इस वक्त तो लग रहा है कि जो 2024 का इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन से भी ज्यादा बड़ा मजाक बनने जा रहा है। ये बहुत तशवीश की बात है। लेकिन इरशाद भट्टी साहब ये बताइए, वकला वकील चेयरमैन होना, वकला की इतनी बड़ी टीम होना, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला पढ़ा है उसमें दस्तावेज़ात नहीं दी गई। हालांकि अली ज़फ़र साहब ने भी, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी हमें ये कहा कि बड़े पुरुमीद हैं, बड़ी अच्छी तरह से मुकदमा लड़ा है, तो फिर ये लकूनास क्यों छोड़े गए? पहली बात तो ये है मैडम शेख के कल का जो लेवल प्लेइंग फील्ड का समात है उनके जुमलों को सामने रख कर इस सवाल का जवाब सुनिएगा कि कल 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक साहब है जिसकी सरबराही कर रहे थे, और मंसूर लिशा और अतर मिनल्ला साहब थे उसमें, जिसमें कहा गया कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और एक पार्टी को यानी तहरीक इंसाफ को के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। और उससे पहले साइफर, जो आज गुलामों, जितने गुलाम थे पार्टियों के जिनके गले की हड्डी बना हुआ है, वो क्योंकि वो तो अगला भी तैयार करके बैठे थे कि हमने गद्दारी पर क्या करना है, वतन फरोशी पर क्या करना है और आगे उसके मुल्क की मफाद को तबाह बर्बाद करने पर क्या करना है, उसका वो तो लिख लिख के नोट्स उनके जेबों में थे। तो वो सारे गुलाम फड़फड़ा रहे थे अपने अपने पिंजरों में, और ऐसी ऐसी आनियाँ जानियाँ हो रही थी कि लग रहा था कि ये तो वो क्या कहते हैं, सर मुंडवाते ओले पड़े। मैडम शेख, आपने कहा इलेक्शन 2024 का मैच, रूल्स मुलायजा करें इस मैच के, हर बाल पर रन लेना है तहरीक इंसाफ ने। बॉलर शोएब अख्तर जैसा होगा, बैट्समैन के पास बल्ला नहीं होगा, बल्ला वापस कर दे। 1 ओवर में 6 बाउंसर होंगे मगर बैट्समैन हेलमेट नहीं पहन पाएगा। टांगों पर बाल लग गई
तो खा विकेटों के आगे हो ना हो, कहीं भी खड़े हों, आप आउट होंगे। और इलेक्शन 2024 का मैच, मुखालिफ टीम का जो कप्तान है वो एम्पायर होगा। और अब आप जाने और आपका मैच जाने। मैडम शेख, अब ऑप्शन क्या बचे हैं? ऑप्शन, हाँ, एक मीम चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होने जा रहे, मुल्क में शरीफ व शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, अब ऑप्शन क्या बचे हैं मैडम शेख? 10 जनवरी तक वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हाई कोर्ट पहला ऑप्शन है, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी सोचा जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि 184(3) के तहत वो जाना चाह रहे थे कि क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला है, मुल्क की एक बड़ी पार्टी का मामला है जिसके साथ करोड़ों वोटर जुड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो साइफर केस में रिमार्क्स दे चुकी थी कि ये इमरान खान का मामला नहीं है बल्कि अवामी हकूक़ का मामला है, तो इस हवाले से भी जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। मैडम शेख, वेल डन इलेक्शन कमीशन, बहुत अच्छे इलेक्शन कमीशन, शाबाश इलेक्शन कमीशन। एक और मायूस कुन फैसला, एक और जानबदार फैसला, एक और तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला, एक और तरीके इंसाफ के लिए मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। कितना हसी और जमील मैच है मैडम शेख कि बल्ला मिल नहीं रहा, बल्लेबाज मिल नहीं रहे, और जो बल्लेबाज मिल रहे हैं वो रिटायर्ड हार्ट हैं। वेल डन इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन है अपने फैसलों के हवाले से। पिछले 30-40 साल अगर देखें तो मुसलसल मुतनाज़े फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट अदम एतमाद कर चुकी है, ठीक है, वकला तंजीमें अदम एतमाद कर चुकी हैं, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात अदम एतमाद कर चुकी है। कारकर्दगी सिफर, गैर जानबदारी सिफर, मगर इलेक्शन कमीशन मौजूद, सब के सब बड़े फ़ख्र से और अपने कदमों पर मौजूद। मैडम शेख, किसी जमात ने भी इलेक्शन करवाए नहीं, किसी जमात के सिलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ नहीं। मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात को इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने कहा था मजाक में ही करवा लो, और फिर उन्होंने करवा लिया और फिर कबूल कर लिए। मैडम शेख, तरीके इंसाफ का पहला जो फैसला 70 दिन उसके ऊपर महफूज, 70 दिन महफूज रहा। दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर, दरमियान में 40 सवालों का एक और डांग टपाओ मुहिम, और अब तस्दीक शुदा कापी का जो मामला था वो कितने घंटे, कितने वक्त और क्या किया। वेल डन इलेक्शन कमीशन, वेल डन। मैडम शेख, आखिरी बात है कि इलेक्शन आप करवा लें, इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, हो सकता है इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत से चली जाए, आज़ाद हैसियत से चली जाए जहाँ हो सकता है उनकी वोटर पर फ़र्क पड़े, जहाँ हो सकता है सेनेट की सीटों वाले मामले पे फ़र्क पड़े, जहाँ हो सकता है मखसूस सीटों पर फ़र्क पड़े, वहाँ ये यकीनी है कि इलेक्शन कमीशन की साख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी सारों पर जो आगे फ़र्क पड़ेगा वो ज़रूर पड़ेगा। यकीनन बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान है और उनके कॉन्डक्ट के ऊपर सवालिया निशान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ देखना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला क्यों ताख़ीर हुआ, ओके, लेकिन चैलेंज अकबर एस बाबर ने किया। यहाँ पर अगर चैलेंज ना होते उनके दूसरी दफ़ा पार्टी इंतखाबात, तो फिर शायद इसी तरह चलता रहता है और बल्ले का निशान इनको मिल जाता, इतनी कोई डिस्क्रिपेंसी सामने ना आती। ये भी हमें देखना पड़ेगा। फ़खर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अलीना, मैं समझता हूँ कि ये जो अभी मौजूदा मामला है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के हवाले से, ये ख़ुद इनकी अपनी तरफ से इनवाइट करदा मामला है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीटीआई के जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बैकग्राउंड का ले जाऊँ, 2013 में भी इसी तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए गए थे, जिसमें पार्टी के कई रहनुमाओं ने ये इल्ज़ाम लगाया कि धांधली की गई, शफाफ इलेक्शन नहीं कराए गए पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे। उस पर इमरान खान साहब ने जस्टिस वजीउद्दीन अहमद और तस्नीम नूरानी साहब की उसमें सरबराही में एक कमेटी बनाई कि आप ये जो जितने भी एलिगेशंस हैं इनकी तहकीकात कराएं और बताएं कि क्या इलेक्शन शफाफ हुए थे या नहीं हुए।
उन्होंने जब तहकीकात करके अपना वो दिया जवाब के इलेक्शंस में वाकई जो शफाफियत के ऊपर क्वेश्चन रेज होते हैं, तो उल्टा इमरान खान ने उनका फ़ैसला नहीं माना, जिसकी बुनियाद के ऊपर जस्टिस वजीउद्दीन साहब भी और तस्नीम नूरानी साहब भी पीटीआई छोड़ के चले गए। ये आज से 10 साल पहले का बात है। अब पीटीआई को ये पता है कि वो इस टाइम जो है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही, अदालतों से भी उस तरह रिलीफ नहीं मिल रहे, इलेक्शन कमीशन से भी उनके हक में फ़ैसले नहीं आ रहे। तो ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने फिर एक दफ़ा जो पार्टी के इलेक्शंस उसी तरह कराए। हालांकि इनके अपने जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाज़े तौर पे जो इलेक्शन का तरीक़ेकार बताया गया है, पंजाब में, सिंध में, KPK में या कैसे इलेक्शंस कराने हैं। तो ये सब कुछ होने के बावजूद जब इनको पता था कि इलेक्शन सर पे है और ये पार्टी जो उसके ऊपर उनको सिंबल का एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, तो उनको ये पहले से ही एड्रेस कर देना चाहिए था, वो नहीं किया। दूसरी जो एक रीज़न मैं समझता हूँ कि ये इनवाइट इन्होंने ख़ुद किया है, ये अपने लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जब आप सियासी मामलात को जुडिशल फोरम के ऊपर ले जाएंगे, छोटे छोटे मामलात को भी चैलेंज करेंगे, तो फिर उसका मैं समझता हूँ कि इसी तरह के ही नताइज निकलने थे। इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से फैसला लिया। अब इलेक्शन कमीशन ये 2 महीने 3 महीने तक भी फैसले को रख सकता था, लेकिन पीटीआई जो है वो पेशावर हाई कोर्ट चली गई। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इनकी तरफ से अपना खुद इनवाइट करता है। तो ये इस तरह के अगर जब जी ये आई एम सॉरी फ़खर, बट नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने थे तो अभी इसका होना था, वो जल्दी करना तो जस्टिफाइड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं अलीना, मेरा कहने का मकसद है कि जब इनको पता था नॉमिनेशन पेपर्स कराने हैं, तो अगर वो अपने आइन के मुताबिक ही इलेक्शंस करा देते तो कल को कोई इसके ऊपर क्वेश्चन रेस ना कर सकता, तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला देता। एक तो ये मैं कहना चाह रहा था। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो अब कि ये किस फोरम के ऊपर इनको चैलेंज करना चाहिए। अगर ये पेशावर हाई कोर्ट में ले जाते हैं इस मामले को, तो कल को कोई फिर पटिशनर एक दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि ये जो इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में पूरे 4 सूबों में हो रहे हैं, तो ये पेशावर हाई कोर्ट में ही पीटीआई के क्यों किया गया है, तो ये एक फिर लिंगर ऑन हो जाएगा इनके लिए। इससे मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी डायरेक्शंस हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट वो करेगा, तो इनके लिए जो ज़्यादा मुनासिब फोरम होगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ही फोरम पे जाके अगर ये इसके चैलेंज करना है, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको वो किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये किसी दूसरे सूबे में करेंगे तो फिर ये अकबर एस बाबर की तरह कोई एक पटिशनर जाके ये दरख्वास्त दायर कर सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शंस के अंदर ही नहीं जाने दिया गया, तो ये इसी तरह का फिर कोई वो चैलेंज कर सकते हैं। तो अपने लिए इनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि अपने जो इनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक प्रॉपर फोरम के ऊपर ही जाके ये उसको ले जाए। बट आपको लगता है कानूनी ऑप्शन ही बेहतर है या फिर जो सियासी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, आपके जहन में अगर कोई और ऑप्शन आती है तो वो एज अ हिकमत अमली ज़्यादा बेहतर होगी? अलीना, अभी 13 को गालिबन जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद कैंडिडेट्स को सिंबल अलॉट हो जाने हैं। अब इतने कम वक्त में मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो कानूनी है। जो दूसरा एक इनके लिए अवेलेबल ऑप्शन हो सकता था वो एक नई पार्टी रजिस्टर कराना, जिसके लिए 2000 वोटर्स का आपको सिग्नेचर के साथ इलेक्शन कमीशन में लेकर जाना है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें ये क्योंकि अभी इनके पास टाइम नहीं है। तीसरा एक जो है इनके पास फिर वही है बाइकआउट वाला है। तो इन 3 ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सूटेबल वो सुप्रीम कोर्ट जाके। हालांकि गौहर खान साहब कह चुके हैं कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि यू मेंशन्ड इट तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मजहर अब्बास साहब, उमर चीमा साहब क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद जानिए। इंतखाबी मैच के लिए बल्ला अब तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहा, लेकिन मजीद के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। कुछ टेबल पर हैं, कुछ हमारे तजियाकार अपनी राय शेयर कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अभी फ़खर ने बॉयकॉट का एक ऑप्शन भी दिया, क्या बेहतर है? देखिए, मैं तो अभी 5-6 घंटे की हंगर स्ट्राइक से आ रहा हूँ। हमारे जो मज़े साहब मेरे सामने आपने कॉफी पिया अभी, ये कैसी हंगर स्ट्राइक हुई? तो हंगर स्ट्राइक खत्म हो गई ना। नहीं, उसमें सिर्फ खा नहीं सकते, पी सकते। नहीं, पी भी नहीं सकते। अच्छा, ओके। इमरान खान साहब ने एक मरतबा ये ऑप्शन अडॉप्ट किया था। इमरान खान एहतजाज कर रहे हैं बल्ला नहीं मिला तो? नहीं, मैं एहतजाज नहीं, मैं कह रहा हूँ इमरान खान ने एक मरतबा हंगर स्ट्राइक की थी और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है वो वाकया कि उसके बाद मैंने फैसला किया कभी हंगर स्ट्राइक नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने जाके उनसे कहा कि सर पानी पी लेते हैं। अच्छा, तो सर वो बेचारों को उधर जाके मारे जहाँ पानी भी ना मिले। यंगर स्ट्राइक सिंध में जो जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं, जान मोहम्मद मेहर, उसके कातलों की गिरफ्तारी के लिए थी टोकन हंगर स्ट्राइक, और अगस्त से
ये चल रही है और अब तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए ऑप्शंस क्या हैं। 10 अप्रैल 2022 को ये नज़र आया कि इमरान खान एंड पीटीआई इज़ आउट ना, इसलिए कि जो जिस सर्कमस्टांसेस में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और कैरी हो गई, उससे लगा कि पीटीआई इज़ आउट। फिर जो 16 महीने में जो कारकर्दगी रही हुकूमत की, उससे अंदाज़ा हुआ कि पीटीआई इज़ डाउन बट नॉट आउट। जो उसमें 9 मई के बाद का वाक़या हुआ, उसमें फिर ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि पीटीआई इज़ आउट, लेकिन उस सब के बावजूद भी पीटीआई आउट नहीं हो पाई और पीटीआई के जो भी सर्वेस थे, सर्वेज आने ही ख़त्म हो गए, इसलिए कि जो सर्वे होता है उसमें यही अंदाज़ा होता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है आज भी बरकरार है। तो उससे फिर ये हुआ कि इलेक्शंस को किस तरीके से, पहला एक तो पीटीआई की जो गलतियां हैं वो अपनी जगह कि पंजाब और केपी असेंबलियां डिसॉल्व करके उन्होंने खुद ही अपने ऊपर खुद को हमला कर डाला, लेकिन उसके बाद अगस्त में असेंबली ख़त्म हुई तो नवंबर में इलेक्शंस होने थे, नवंबर में इलेक्शंस नहीं कराए। ये सारी चीज़ें क्या उस वक्त ये तकरीबन इस्टेब्लिश हो गया था कि पीटीआई को इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा किसी भी सूरत में, इमरान खान को हर सूरत में आउट कर दिया जाएगा। अभी बेनज़ीर ने एक बात बताई कि रियाज पीरज़ादा कह रहा हूँ, उन्होंने अपना हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने राजा रियाज, उन्होंने कह दिया था फरवरी में इलेक्शंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह आ रही थी। मोर और लेस तमाम जो तज्ज़ियाकार थे वो इस बात पे लग रहा था उन्हें कि इमरान खान को इस इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा। अब ये लग रहा है पीटीआई को इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा। पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक फ़खर ने बात की बॉयकॉट का ऑप्शन। बॉयकॉट का ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है मेरे नुक्ते नज़र से। क्यों अच्छा ऑप्शन है? लेकिन उसमें कबाहत क्या है? उसमें कबाहत सिर्फ एक है, क्या पीटीआई अपने उनके 1.5, 2, 2.5 करोड़ जितने भी वोटर सपोर्टर्स हैं, क्या वो घर बैठेंगे? अगर वो घर बैठ जाते हैं और वो वोट नहीं देते तो वोट पर बहुत परसेंटेज पे बहुत बुरा असर होगा और यही पीटीआई की कामयाबी होगी कि अगर उनका 2.5 में से फ़र्ज़ करें अगर उनके 2 करोड़ वोट हैं या 1.5 करोड़ वोट हैं, उनमें से करोड़ वोट नहीं पड़ता तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, तो ये इलेक्शन जिस तरीके का जो मैं बता रहा हूँ कि पीटीआई को आउट करना है, तो इलेक्शन पाकिस्तान में इंजीनियर्ड होते हैं। इंजीनियर्ड इलेक्शन में पीटीआई का अगर वोट कम दिखाया गया तो आप क्या करेंगे? आपके पास, इसलिए कि आपने उस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप प्रोसेस एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है, फिर आपके एतराज़ात कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन एतराज़ात की उतनी अहमियत नहीं होती। तीसरा ये कि जब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे तो आपको विद इन अ मंथ किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपके लोग, जिस तरह कराची में बल्दियाती इलेक्शन में हुआ, आपके लोग ख़रीदे जा सकते हैं, आपके लोगों को मुख्तलिफ जमातों में शामिल किया जा सकता है, या अगर उसके बावजूद आप खड़े रहे आपको आउट कर दिया जाता है। तो पीटीआई, अगर ये पीटीआई के अपने ऊपर है, जहाँ इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले का ताल्लुक है, क्या इलेक्शन कमीशन ने ये ऑप्शन देखा कि पीटीआई किस सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन लड़े? पार्टी का लीडरशिप उनकी पूरी बंद है। आधे लीडर या तो इंश्योर करें कि लोगों को, आप जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि अभी आपने गौर किया कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, किसी को आप एमपीओ के तहत कैसे बंद कर सकते हैं? एमपीओ 3 के तहत आप उठा के दबादब बंद कर रहे हैं। कोई रिहा होता है उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब शाह महमूद कुरैशी पे कल से आज तक कोई दूसरा मुकदमा तो नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं रिलीज हुए? क्या इलेक्शन कमीशन ने यह सवाल कभी किया इससे अपने आप से कि ऐसे में कोई पार्टी अपना इलेक्शन कैसे करवाए? एक पार्टी की जिसकी लीडरशिप को आप ये इजाज़त ही नहीं दे रहे कि वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक पॉलिटिकल प्रोसेस में काम करे, आप उस पर 40 सवालात भेज रहे हैं उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने ये इन चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। उनके सारे सवालात सर आंखों पे। और मैं शाह कावर साहब जो एमिनेंट लॉयर हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कल उन्होंने मेरी तस्दीक की कि एक पार्टी और भी थी जिसके इंटर पार्टी इलेक्शन रिजेक्ट हुए थे रीसेंट पास में, और वो बीएनपी अवामी थी, जिनके इसरारुल्लाह ज़हरी साहब के इलेक्शन पर
उनके ही एक उम्मीदवार ने, असद बलोच ने एतराज़ किया था और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसरारुल्लाह ज़हरी का इलेक्शन गलत था और असद बलोच का सही था। वो अब मामला कोर्ट में अपील में है। तो ये मेरे लिहाज से, क्योंकि इलेक्शन लड़ने का ऑप्शन पीटीआई के लिए कम से कम तर होता जा रहा है। ठीक है, उनके लोग उठाए जाते हैं, हिरासा किए जाते हैं, उनके पास पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, एक ऐसी सिचुएशंस में अल्लाह के खड़ा कर दिया जाएगा पीटीआई का। तो मेरे ख्याल में, लेकिन क्या वो इफेक्टिव बॉयकॉट बना सकते हैं इसको? 93 में हमने देखा था, लोग बहुत से दूसरे ऑप्शन अपनी जगह हैं, लेकिन 93 में जब एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था कौमी असेंबली का, तो मुश्किल से 4 से 5% वोट कास्ट हुआ था। लेकिन फिर प्रोविंशियल असेंबली का उन्होंने हिस्सा लिया उसमें, तो उसमें 40% के करीब वोट कास्ट हुआ। तो देखना यह है कि ये पीटीआई का अपना एनालिसिस होगा, अपना पीटीआई के लिए अपनी थिंकिंग होगी, उनके अपने प्लान्स होंगे। लेकिन पीटीआई इलेक्शन में जाती है तो पीटीआई के लिए ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद उनके पास एतराज़ का जवाब कम रह जाएगा। ठीक है, उमर, आपकी राय? अलीना, मेरे ख्याल है कि कोई ऑप्शन भी ऐसा कोई दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। अगर वो बाइकाट की तरफ जाते हैं, आपको याद होगा कि 1985 में पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। गैर जमाती इलेक्शन थे, लेकिन उन्होंने बाइकाट किया और जब बाइकाट किया उसका वो खमियाजा उन्होंने कहा कि हम भुगत रहे हैं कि जब सेनेट में इलेक्शंस होते हैं, बाकी और मामलात होते हैं, तो आप जो है दौड़ में वैसे ही पीछे रह जाते हैं कि ऐसे ही है कि जैसे आपका जो मुखालिफ है उसने लाहौर जाना हो तो वो कि कलर खार पहुंच चुका हो और आप इस्लामाबाद से चल रहे हो, तो वो जो दरमियान में गैप आता है ना, उसको फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि जो ऑप्शंस हैं उनके पास मेरे ख्याल है कि बहुत ही लिमिटेड हैं, बल्कि मेरे ख्याल कोई भी नहीं है ऑप्शन सिवाय इसके कि किसी ना किसी शक्ल में वो इलेक्शन में जाएं। बेशक अपने लोगों को कहें कि आप वोट डालें, जिस तरह भी है। अगर खान साहब ने तय जो किया कि हमने आखिर तक लड़ना है, तो फिर लड़ाई में इस तरह के मराहल आते हैं। जिस तरह की लड़ाई का उन्होंने फैसला किया है, जिस तरह का इंतहा पसंदाना तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, सियासत में मुतारफ़ कराया है, हम उस पर बात नहीं करते। हमने रादर उसको नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा किया है जी कि सियासी जमातें ऐसे करती हैं। एक बंदे ने 1 थप्पड़ लगाया, दूसरे ने 15 लगाया, तो जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो एक बंदे 1 थप्पड़ से कर रहे होते हैं। तो हमने ओवरऑल ये जो चीज़ें हो रही हैं, आज हो रही हैं, ये जिस तरह की लड़ाई चल रही है, इससे पहले भी लड़ाइयाँ होती आई हैं, या जो अतर मिनल्ला साहब जिस तरह की बात करते हैं, इससे पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन ये लड़ाई इस नौबत पर क्यों पहुँच रही है, इसका फैसला खान साहब ने किया हुआ है। कितने लोग हैं कि जो उनकी पार्टी से, जो कि इस बात पे नाला भी हैं, जो कि इस बात पे इमरान खान को मना भी करते थे कि आप इतना इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार ना करें, और ये कोई बड़ा कोई ऐसा इनकलाबी अमल भी नहीं था। आप या तो ना कि आप ये कहें कि मैं कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मैं कंटेस्ट कर रहा हूं। अगर इनके इलेक्शन को ही हम एक एग्जाम्पल बना लें कि जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम इन्होंने कराए हैं, तो क्या अगर इसी इलेक्शन, क्या जिस इलेक्शन का हम बात कर रहे हैं कि जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, क्या वो इससे मुख्तलिफ हो रहे हैं जिस तरह के पीटीआई ने कराए हैं? क्या हम आज बात कर रहे हैं कि लोगों को कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे, तो उस टाइम जब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे उधर भी लोगों को कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। उधर भी तो फिर इसी तरह सिलेक्शन हुई है कि आपने एक बंदा तय कर लिया, आपने उसको इलेक्ट कर लिया। आपका ये, आपकी एक पार्लियामेंट होती है, आपकी एक तरह की एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती है, आपने उसका इजलास बुलाना होता है, आपने एक शेड्यूल का ऐलान करना होता है। आपने वो कुछ भी नहीं किया। आप कह रहे हैं आप एक बड़े एक इंतहाई स्टेप, एक इंतहाई कदम ले चुके हैं, तो कम से कम अपनी एहतियात तो आपको खुद करनी चाहिए। ये जो राजा रियाज की बात हो रही थी, हमें ये राजा रियाज का आइडिया है कि राजा रियाज ने बात की। अगर मैं इस तरह की लड़ाई में इन्वॉल्व होता तो मैं ये सोचता कि ये बल्ले का निशान किस तरह जा सकता है, तो उसका जवाब मुझे ये मिलता कि ये इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर मेरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कल अदम करार दे दिए जाएंगे। तो क्या इस पे पीटीआई ने क्या किया? जब इलेक्शन कमीशन ने पहली दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एतराज उठाया, उन्होंने कहा कि आपने अपने ही बनाए हुए आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो पहले तो पीटीआई वाले जो है वो मानने से इनकारी थे, उन्होंने को कंप्लेन कर दी थी कि आपने गलत एतराज उठाया है। फिर इलेक्शन कमीशन ने इनको बताया कि ये है आपका आइन, आपने अपना आइन पढ़ा है, इसको दोबारा पढ़ें, इसमें देखें क्या लिखा है। उसके बाद इन्होंने वो कंप्लेन भी वापस ली। ठीक है,
तो जब आपको पता है, मैं अगर जो कोई एंटी करप्शन पे कैंपेन शुरू की हुई है और मैं कोई एक ट्रांसपेरेंसी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन कर रहा हूं, मेरे अपने मामला ठीक नहीं होंगे तो जिन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं वो डेफिनेटली आएंगे, वो मेरी कमजोरियां तलाश करेंगे। हम इस चीज पर बात ही नहीं कर रहे। हम जो है कि हम जमहूरियत पे बात करते हैं, हम एक पार्टी के अपने इलेक्शन हुए हैं, हम वैसे तो बात करते हैं कि जनरल इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे। हम एक पार्टी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि जो पार्टी अपने आइन पे अमल दरामद नहीं करा सकती वो आइन की मुहाफिज किस तरह होगी, मुल्की आइन की मुहाफिज किस तरह होगी। ठीक है, तो ये इनके अपने बहुत ज्यादा, ये जो प्रॉब्लम अभी क्राइसिस चल रहा है, ये अगर किसी और को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे तो उससे पहले अपने गिरेबान में जाके, ये मुमकिन नहीं है कि आप लोगों पर टारगेट करें। आप बड़े बड़े इंटेग्रिटी वाले लोग जो हैं, हर एक की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करें, आप उनको गालियां दें। आप एक ये बनाया जी कि हमारा एक सादिक और अमीन है और इसके अलावा इधर सारे बिके हुए लोग हैं। आपके इलेक्शन हुए, इनके जिमनी इलेक्शन हुए जो यानी जो पंजाब में हुए थे, जिधर इन्होंने 15 सीटें ली थी। इन्होंने, इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में बात की, उसने कहा कि इलेक्शन ओवरऑल ठीक हुए हैं, लेकिन हमारी जो पब्लिक पोजीशन है वो ये होनी है कि धांधली कराई है। आपका क्या कैरेक्टर है, यानी कि मैं अगर इलेक्शन करा रहा हूं तो मैं आपको एक फेयर चांस देता हूं, तो आप फिर आगे मेरी लान तान शुरू कर देते हैं। आपका कोई केस आता है, आप केस को फॉलो करने की बजाय मेरी लान तान शुरू कर देते हैं। आपने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा हुआ है और अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। आप ये बताएं ना कि जो इनके मसाइल चल रहे हैं वो, और अगर किसी पार्टी की हम बात करते हैं जी कि दूसरी पार्टियों में भी इस तरह इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल ठीक है, दूसरी पार्टियों में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कम से कम वो जो एक तरीका वो तो फॉलो करते हैं। उसमें अगर कोई कंप्लेन आ जाएगी तो इलेक्शन कमीशन उस पर भी कार्रवाई करेगा। अगर कंप्लेन ही नहीं आएगी, आप जो है पीटीआई वाले जो है दूसरी पार्टियों के अंदर से कोई बंदा जो है उसको प्लांट कर लें, जो उधर का नून लीग का बंदा है उसको कहें जी कि आप कहें कि हमारे मतलब आप भी सियासत कर लें, मतलब आप भी सियासत कर लेना, सियासी चाल से करें। सियासत पे मेरिट पे बात ही नहीं हो रही ना, मेरिट पे बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, ये कैसी जमात है, नहीं कि हम दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई जवाब देना चाहेगा पैनल में से? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और एक पार्टी जो है उस पर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, वो अपने आप को लॉ से बलातर समझती है। कोई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कोई जवाब देना चाहेगा उमर को पैनल में से? देखिए पहली जी मैडम शेख। अच्छा, एक सेकंड भट्टी साहब, एक सेकंड भट्टी साहब, सॉरी उमर कंप्लीट कर लें फिर मैं आपके पास। उमर प्लीज जरा मुख्तसर। अच्छा, दूसरी जो चीज, आप जो बाकी छोटियों पार्टियों की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि अब जो है ना सूरत हाल ये बड़ी मुश्किल है। जो लोग इनके नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा होने दे रहे, वो छोटी पार्टियों को क्या अलाउ करेंगे कि वो इनके साथ जो है इनको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें? शेर शीट जो है वो पहले तायब हो चुके हैं, और कौन सी पार्टी आएगी? जो आएगी वो खुद अपने आप को एक अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मेरे ख्याल है कि इनके लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा महदूद हो गए हैं। और अगर आप देखें ये चीजों को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक दायरे के सफर में हैं। हम बार बार इसी तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम दीवार को टकरे मारते हैं हर दफा, हम सीखते कुछ नहीं, और फिर नेक्स्ट टाइम एक बंदा आता है वो टकरे मारता है और फिर हम कहते हैं जी सिविल सुपरमेसी इस तरह नहीं आएगी। सिविल सुपरमेसी के लिए आपको पहले एक जमातों को एक बात पर इत्तेहाद करना पड़ेगा कि हमने किसी गैर को दावत नहीं देनी। आप जब एक जो पहले पीटीआई और नून लीग या पीपल्स पार्टी वालों ने इधर से निकलने की कोशिश की, आप फिर उनको उधर ले गए। तो ये जो सफर है, यानी कि ये जो क्राइसिस है, इसमें इनको खुद अपनी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। जिस दिन ये इतराफ करेंगे कि हम दूसरों के साथ लान तान जो करप्ट और बुरे अलकाब से पुकारा वो हम गलत कर रहे थे। अच्छा। हमने फौज को दावत दी, उनकी मर्जी से आए, हमने गलत किया। जिस दिन इन्होंने इतराफ कर लिया, मैं जो है यानी कि मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा और मैं समझूंगा कि पीटीआई ने लर्न कर लिया है। पीटीआई अभी तक लर्न करने को तैयार नहीं है। ओके, मज़े साहब। देखिए पहली चीज़ ये कि 85 में जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस का बॉयकॉट हुआ, हाँ, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन का बॉयकॉट हुआ था, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था, एमआरडी ने किया था। और उसके बारे में बहुत सी दो राय है कि ये जानबूझ के करवाया गया था सारा कुछ। और बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा भी कि एमआरडी के बहुत से लोग और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने, क्योंकि उसके बाद हमने देखा जब ऐलान किया गया था तो उस बॉयकॉट को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, इवन जलसे भी नहीं किए गए। दूसरा बॉयकॉट जो हुआ था वो जमात इस्लामी, इमरान खान और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम जनरल मुशर्रफ के अंडर किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये 2007 की बात बता रहा हूँ, उनका अलायंस था। फिर नवाज शरीफ उसमें से निकल गए तो इमरान खान और काजी हुसैन अहमद उस बॉयकॉट पे खड़े रहे। उसके बाद 2008 में बन गई पीपल्स पार्टी, PMLN उसमें।
लेकिन उससे इमरान खान को फ़ायदा हुआ। उससे फ़ायदा ये हुआ कि इमरान खान इमर्ज एज द थर्ड ऑप्शन। अगर वो उस इलेक्शन में चले जाते तो शायद, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई थी, शायद वो उनके पास उस तरह वो इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन पार्लियामेंट से बाहर रह के इलेक्शन में ना हिस्सा लेके वो इफेक्टिव हुए। अब उसमें बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं। उमर ने एक और रुख दी है चीज़ों का ना, उन्होंने कहा आपने लूज बॉल खुद दी, सियासी जमातों को सियासत करनी चाहिए, सियासी जमातों को इस इंतहा पे नहीं जानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के लूज बॉल्स पर आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उमर ने बहुत सी बातें जो की वो दुरुस्त हैं, मैं उस पर तो वाह ही नहीं रहा। लेकिन क्या हर पार्टी की इसी तरह स्क्रूटनी की है इलेक्शन कमीशन ने? नहीं की। ऐसी ऐसी पार्टीज के इलेक्शंस हुए हैं कि जिसमें कैंडिडेट्स ही नहीं होते थे और वो नॉमिनेट हो जाते थे। कभी आप उसकी पार्टियों की इलेक्शंस का प्रोसेस तो देखें ना, जाके देखिए ना, जब इलेक्शंस आप कहते हैं कि पार्टी के इलेक्शंस हुए हैं तो उसका प्रोसेस तो देखें ना, छोड़े के कोई कंप्लेंट करता है या नहीं करता। आप मुझे बताएं, शेख रशीद साहब की पार्टी है, उसमें इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? मेंबर ही नहीं है। भट्टी साहब का भी पॉइंट ले लें, फिर उमर से जवाब लेते हैं। पार्टियां हैं, ठीक है। तो क्या इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी एतराज हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इलेक्शंस करवा ली। वो भट्टी साहब अपना पॉइंट। मैडम शेख, पहली बात तो मैं माज़रत चाहता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से कि एक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादक और अमीन कह दिया था और आज की सुप्रीम कोर्ट ने उनको मासूम कह दिया है। मेरा भी दिल दुखा है बहुत, मैं भी तन्हाई में रोया हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं कर सकता, उतना मुझे गुस्सा नहीं आ सकता जितना आया हुआ है। और अब तो रोला ये है कि ये बंदयाल साहब बेंच के सरबराही नहीं कर रहे थे और उसमें मखसूस जजेस नहीं बैठे हुए थे, ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। दूसरी बात है मैडम शेख उमर भाई के लिए कि तुम एक दिल को लिए बैठे हो, इश्क नस्लें उजाड़ देता है। और एक और शेर इनकी खिदमत में, शाहजहां ने भी निचोड़ा होगा रियाया का लहू, अपने पैसों से कहाँ ताजमहल बनता है। थैंक यू उमर साहब। हालांकि कोई दोनों शेर जो है उनकी कोई मौके मुनासिबत से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। अच्छा यही मैं कहना चाहता था मैडम शेख हंसने से पहले कि सवाल क्या था कि बल्ला और चले कहाँ गए 22 साल तरीके इंसाफ पर और एंड पर के ये कर लें तो फिर मैं इनको बख्श दूंगा। तो यही मैं कहना चाहता था। अल्लाह आपका खुश रखे, आपने मेरे एन स्क्रिप्ट के मुताबिक जवाब दिया। लव यू। भट्टी साहब ने शुमाल जनूब छा जाओ। ये भट्टी साहब की सियासी चाल थी जो भट्टी साहब ने आपके लिए बिछाई थी, आप उसमें फंस गए हो। अच्छा क्या कहेंगे? थैंक यू उमर। अलीना उमर साडा शेर है, बाकी हेर फेर है। जी जी बेनजीर जी जी। अच्छा अलीना, मेरे ख्याल से उमर जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है बिल्कुल। आपने खुद स्पेस दी, आपने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन को सीरियस नहीं लिया और दूसरों ने उसका फायदा उठाया। लेकिन यहाँ पे एक बात करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, जो हमने पहले भी कही थी और इस फैसले में भी लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के, कि उनका जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उन्होंने इस पूरे केस को देखा है। अब जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है वो पिछले 2 साल से सुनने में तो यही आ रहा है कि बड़ा मजबूत कर दिया गया है और अब वो सारी सियासी जमातों के मामलात को देखेगा। तो यहाँ पे सवाल ये जरूर बनता है कि अगर कंप्लेंट नहीं भी आ रही दूसरी सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में, तो क्या इलेक्शन कमीशन खुद नहीं नोटिस ले सकती? क्योंकि इसी साल मुस्लिम लीग नून का भी इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है और मेरे ख्याल से हम सबको अंदाजा है कि वो किस किस्म का हुआ है, वो भी कुछ इसी किस्म का ही हुआ होगा। इस पे हमारी रहनुमाई कीजिएगा, क्या ऐसा हो सकता है अगर कंप्लेंट ना आए तो इलेक्शन कमीशन? ये मैं इस पे इतनी क्लियर नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन, अलीना मैं आपको जवाब देता हूँ, एक सेकंड उमर, अगर कंप्लेन ना आए उनके पास। दूसरी चीज जो मेरे ख्याल से यहाँ पे बात करना जरूरी है वो ये कि होना ये चाहिए था मेरी राय में कि जल्द से जल्द इस किस्म के केस का फैसला आना चाहिए था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बजाय इसके कि आखिरी मिनट में बिल्कुल ही नॉमिनेशन पेपर्स की आखिरी तारीख से एक दिन पहले ये फैसला आए, ताकि आप पीटीआई को मौका तो दे सकते हैं कि अगर वो दोबारा भी इलेक्शन कराना चाहे तो हो सकता है होता तो वो दोबारा करवा सकते। लेकिन ये जो बिल्कुल आखिरी मिनट तक ला के और फिर रात के वक्त फैसला आया, मेरे ख्याल से ये भी एक तशवीश की बात है। तशवीश की बात है। उमर प्लीज बहुत मुख्तसर।
हाँ लीना, ये जो कंप्लेन की बात है ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह अहद चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने फारिग किया है, जो फवाद हसन फवाद साहब है उनका मामला चल रहा है जी। हालांकि 3 और लोग हैं कि जो पहले शहबाज शरीफ के साथ भी स्पेशल असिस्टेंट थे, वो अभी भी स्पेशल असिस्टेंट है। जिस तरह ये डॉक्टर जहांजेब हैं जो अभी ये जो सिफ्स SIFC है इसके भी सरबराह बने हुए हैं, ये उस टाइम स्पेशल असिस्टेंट थे। इसके अलावा जवाद सुहराब हैं, वो भी स्पेशल असिस्टेंट थे। जो ताहिर अशरफी साहब हैं, ये तो तीनों के साथ रहे हैं, अभी भी हैं, शहबाज शरीफ के साथ भी थे, उससे पहले इमरान खान के साथ भी थे। अब यह है कि इनके खिलाफ कंप्लेन को नहीं आई। अब जिनके खिलाफ कंप्लेन आई है वो बंदे जो है इनके वज़ीर एताब हैं। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन के हवाले से इंट्रा पार्टी का बेनजीर का पॉइंट ठीक है, लेकिन बात वही मैंने पहले भी की थी कि अब या तो ये जिस तरह PTI वाले कोई उसमें ही किसी को उकसाते हैं नून लीग में से कि आप कोई कंप्लेन ले जाओ कि मैंने कोई नॉमिनेशन पेपर के लिए अप्लाई किया है या मुझे वो नहीं दिए गए। अब अगर उधर से कंप्लेन नहीं आएगी तो अदरवाइज तो पार्टियां बहुत सारी हैं, अगर सुमोटो होगा तो फिर तो ये मामला यानी कि कोई ना, हर पार्टी जो है उसका एक अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, उसके लिए तो मेरे ख्याल है कि कंप्लेन का अच्छा उमर, वक्त बड़ा कम रह गया, मेरा ख्याल है आपने पॉइंट अपना एस्टैब्लिश कर लिया। फखर को थोड़ा सा वक्त दे देते हैं। फखर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अलीना, मैं भट्टी साहब का एक जो इन्होंने अभी आखिर में एक कमेंट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले सादिक और अमीन का खिताब दिया गया और उसके बाद अभी मासूम का, मैं इसको टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। गोया ये इमरान खान को शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट हुआ है जो बेल की सूरत में, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल में कुछ हदूद या वो कर दी हैं, अब जो प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ट्रायल इमरान खान का अभी होना है, अब जब ये प्रोसिक्यूशन इसका जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन उनको मज़ीद वो करके वो जो लूप होल्स हैं या वो लेकुनस हैं वो हटा के ये एक मौसर केस के तौर पे वो कर सकती है। मासूम जो है ना, ये मेरा ख्याल है ये शॉर्ट टर्म इसका मैडम शेख फखर और भट्टी साहब, मासूम जो है ना, देखिए बैरिस्टर फखर दुरानी की नहीं, एक मिनट भट्टी साहब एक बात सुन लें। मासूम का वर्ड जो है ना, जो अथर मिनल्ला साहब ने यूज किया है, उसके माने इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं कि अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो उन्होंने कोई खास वर्ड यूज नहीं किया, कोई खास उसमें नहीं किया। फखर ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में है। हां जी, एक मिनट अलाउ जी, सादिक और अमीन वाला मुख्तलिफ है। बात कर रहे हैं वो मैं फखर को सपोर्ट ही कर रहा हूं। फखर बात ये कर रहे हैं बेसिकली कि जो लकूनास रह गए थे पहले प्रोसिक्यूशन से, वो मासूम का वर्ड यही है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। सर आई थिंक वो सिर्फ उन्होंने मासूम का वर्ड बिकॉज़ वो कंटिन्यूटी थी उसकी, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया। बट वो कहना ये चाह रहे थे, जज साहब सुने हमारा रिपोर्ट कार्ड ताकि उनको पता चले। अलीना, असल में फैसला असल बात क्या, फैसला उनका इंग्लिश में आया है, भट्टी साहब नहीं पढ़ सके ये मासूम के सर। ठीक है, आई थिंक व्हाट फखर वांटेड टू से वाज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब जेल मुंतकिल करने का फैसला था उसमें पहले इन्होंने इंसिस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने कि उधर जाएं, लेकिन जब उधर गए तो वो पता चला कि उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। तो अभी भी जब ये बेल के लिए गए हैं, क्योंकि उनका हक है, उससे सादिक और अमीन से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। सर वो सादिक और अमीन तो देने वाले खुद कह चुके हैं ना कि वो पार्शियल सादिक और अमीन है, पूरे सादिक और अमीन है भी नहीं। तो आई डोंट नो कि इसके ऊपर हम कमेंट के साकिब निसार साहब कैसे, मैंने उनको अक्रॉस द बोर्ड सादिक और अमीन नहीं कहा था, मैंने उनको पार्शियल सादिक और अमीन कहा था। बट यू नो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन एक मुश्किल पोजीशन है। अब आगे किस तरह से वो चलते हैं इसका सबको इंतजार है, देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। हमने भी नजर रखी हुई है इसके ऊपर, तज्जिया तबसरा भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।